नमस्कार, मैं स्वर्भूमि सुरेश शर्मा। अभी मैं गया के एक गांव में मौजूद हूं और यहां पर मुझे मिले हैं अजय जी। अजय जी भूतपूर्व माओवादी रहे हैं और काफ़ी समय पहले जबकि पार्टी में विघटन था, एकजुट नहीं हुआ था, वह एमसीसी पार्टी यूनिटी पीपुल्स वार अलग अलग था, उस दौर में पार्टी में जुड़े थे वो और एमसीसी के साथ जुड़े रहे हैं। बाद में जब सीपीआई माओवादी का निर्माण 2004 में हुआ है, उसके बाद से ये अपना चीज़ हुआ है और अभी वो संगठन के साथ नहीं है, लेकिन संगठन में जो कुछ चल रहा है, देश दुनिया में जो कुछ हो रहा है, उस पर थोड़ा बारीक निगाह रखने की कोशिश करते हैं। तो हम इनसे जानते हैं कि आखिर क्या वजह रही है कि ये जो है माओवादी संगठन के साथ चले गए, जो कि पूर्व में एमसीसी रहा था, और फिर वो क्यों बाहर आ गए। इसके बाद मौजूदा स्थिति जो चल रहा है माओवादियों के अंदर में सरेंडर्स का या और कई चीज़ों का मामला चल रहा है, तो इस पर भी बात करते हैं उनसे हमें। अजय जी, बहुत बहुत स्वागत समरभूमि में है आपका। हाँ, समरभूमि का भी आपका भी नमस्कार। अब उसको छोड़ दीजिए, मुझे देखिए, ये बिहार का जो इलाका है, ये गया का, ये माओवादियों का बहुत ही मुख्य इलाका रहा है, जहाँ पर उर्वर जमीन रही है। यहाँ पर माओवादियों में एमसीसी रहा है, पार्टी यूनिटी रहा है बगल में, फिर पीपुल्स वार हो गए हैं। तो मेरा कहना था कि आप माओवादी से जुड़े कैसे? हमने पहले माओवादी में नहीं थे, बाद में माओवादी बने। पहले एमसीसी थी। यहाँ पर एमसीसी का कार्यक्रम चल रहा था और एमसीसी में हम जुड़े इसे कि हमारे पिताजी का मर्डर हो गया। अच्छा। और वो मर्डर यहाँ का जो स्थानीय जमींदार जो थे, उनके गुंडे जो थे, उन गुंडे के जरिए मर्डर करवा दिया गया। अच्छा, ऐसा? हाँ। तो पुलिस में केस नहीं किया? हाँ, वो मर्डर का साल था 1986, 5 सितंबर। तो घर में ही वो विश्राम कर रहे थे, उसी अवस्था में जमींदार का गुंडा आया और उठाकर उनको ले गए और उनको निर्मम रूप से हत्या करके सर को भी छुपा दिए, उनके शरीर को भी मिट्टी में गाड़ दिया। काफ़ी खोजबीन करने के बाद में भी पुलिस प्रशासन को हमने खबर किया। हमारे दादाजी थे, उन्होंने तत्कालिक परैया थाना था, परैया थाना को सूचना दिया गया। कोंच थाना को बहुत दूर पड़ता था उस समय और आने जाने का साधन नहीं था और रात्रि का घटना था, तो परैया थाना को सूचना दिया गया। उन्होंने आए, आकर के उन्होंने फर्द बयान नहीं लिए, न FIR किए। तो कोंच थाना के लोग थाना प्रभारी आए, उनके सामने हमने जिनको हमने देखा था, जिन व्यक्ति को, उनको हमने FIR किया, उस पर नॉमिनेट किया, लेकिन किन्हीं को अरेस्ट तक नहीं किया गया। किन्हीं को जो मुदाले किए थे उनके घर तक भी नहीं गया गया, उनको कोई खोज भी नहीं किया गया। 3 महीना के अंदर में ही उनका अनुसंधान उस केस का समाप्त कर दिया गया। उस अनुसंधान में लिखा गया कि जो भी व्यक्ति का नाम रवाश्री प्रसाद का लड़का अजय कुमार ने जो दिए हैं, वो सभी निर्दोष हैं और वो सभी किसान हैं और वो गलत ढंग से नाम दिया है। अरे ऐसा? हाँ, गलत ढंग से नाम दिया है, सभी लोग किसान हैं। तो ऊपर रिपोर्ट है कि एसपी को या? हाँ, उस समय एसपी थे, एसपी से जाकर के भी मिला और एसपी ने आश्वासन दिया कि इसको देख लिया जाता है और देख करके इसको किया जाता है। उन्होंने क्या एक जिक्र किया, यहाँ नक्सली आंदोलन चल रहा था, एमसीसी का आंदोलन यहाँ काफ़ी तेजी से चल रहा था और उसी संदर्भ में उन्होंने कोई नहीं, कुछ नहीं मिला। हम 2 बार वहाँ एसपी से भी मिले, उस समय उमेश सिंह डीएसपी थे, जिला में एक ही डीएसपी हुआ करते थे, उनसे भी हमने मिला और बात को रखे। यहाँ तक कि इंस्पेक्टर उस समय कोई रामाशीष या रामाश्रय पासवान इंस्पेक्टर भी थे, पुलिस इंस्पेक्टर, उन लोग से भी हम मिले, बात भी रखे
लेकिन उन्होंने कहा अच्छा ठीक है, इसको देख लेते हैं, देख करके जो कार्रवाई होगा उचित किया जाएगा। और उचित कार्रवाई में न एसपी इंटरेस्ट लिए और न उस केस में थानेदार, न उस केस में डीएसपी, न उस केस में इंस्पेक्टर वगैरह कोई भी नहीं लिए। एक लाइन में लिख दिया गया और कोर्ट में लगा दिया गया सीजीएम के यहाँ कि ये रमाश्रय प्रसाद एमसीसी के कार्यकर्ता थे, इसलिए इनको अज्ञात लोग ने मार दिया। अच्छा। केस को वहीं पर एक लाइन में लिख करके उन्होंने क्लोज कर दिया। तो एक तो किसान थे और किसान यहाँ पर चल रहा था, तो किसी का भी जमींदार के गुंडे या जमींदार चाहते थे कि किसी को भी उठा करके लाओ, उसको मार दो और मार करके उसको एमसीसी या नक्सली बोल करके उसका केस को रफा दफा कर। और यही पुलिस भी करती थी और पुलिस किया भी हमारे साथ। हमने उस समय आईए में एडमिशन हमारे फादर करवाए थे, सत्येंद्र नारायण सिन्हा। अच्छा, जिस तारीख की आपकी मृत्यु हुई थी उसमें आईए इंटर कर रहे थे? हाँ, हमारे पिताजी, जो घटना हमारे पिताजी के मर्डर के पहले हमारे पिताजी जा करके टिकारी सत्येंद्र नारायण सिन्हा में इंटर में हमको एडमिशन कराए। हम उसी साल पास किए थे और 112 लड़कन में 12 लड़कन हम लोग का रिजल्ट हुआ, तो सभी फेल हुए। फेल का रिकॉर्ड हुआ था? हाँ, रिकॉर्ड हुआ था, जिसमें 112 छात्र छात्रा मिलकर हम लोग एग्जाम दिए थे उच्च विद्यालय सर्वोदय नगर से। तो उसमें हम लोग 12 पास किए, 100 व्यापक रूप से फेल कर गए। वाह, ये एजुकेशन पॉलिसी ध्यान रखिएगा। हाँ, अब नहीं कोई रास्ता मिला, घटना हमारे आँख के सामने हुआ है और उस घटना अपने पिता के जो छाया या साया वो हमें दिखाई दे रहा था। बार बार मन में बेगुनाह बेकसूर को निरपराध को हत्या करना, मिट्टी में तर कर देना, लाश को छिपा देना एक कूद रहा था। तो हमने सभी कानूनन प्रक्रिया को अपनाया। कानूनन प्रक्रिया के अपनाने के जो रखवाले हैं, यहाँ का जो पुलिस प्रशासन है, उन्हें धड़ल्ले से इसको पैसा के बल पर या जो स्वर्ण जाति से वो लोग थे उनके रिश्तेदारी से जोड़ करके उसको उस केस में सभी को बरी कर दिया। मेरा कोई विकल्प नहीं दिखाई दिया कि जो ये घटना हुआ है, एक गलत घटना हुआ है, निर्दोष का हत्या हुआ है। तो हमने एमसीसी के साथ संपर्क कर दिया। और अच्छा, फिर आप एमसीसी से कैसे बाहर आए? कब निकले पार्टी से, छोड़े आप? हमने एमसीसी में 86 से 97 तक रहा। अच्छा। और 97 तक रहने के बाद हमें पुलिस अरेस्ट की, विकास कुमार और राजकुमार सिंह अरेस्ट किए। कहा हमारे घर मकान शहर ढाह वगैरह दिए, तोड़ ताड़ दिए। इसके बाद भी हम अरेस्ट हुए। इसके बाद अरेस्ट होने के बाद हम 2 साल जेल जाते रहे। अच्छा। 2 साल जेल में रहे। 2 साल के बाद हमने छूटे और छूटने के बाद काफ़ी बीमार की अवस्था में विकास कुमार डीएसपी और राजकुमार सिंह पुनः फिर बुलाए। तो डर थी कि फिर निर्मल पूर्वक से भी अब तो जेल से आए हैं, फिर न ऐसे पकड़ के भेज दे या किसी केस में लगा करके भेज दे, क्योंकि इन लोग पर से, पुलिस प्रशासन पर से, कानून से हमारा विश्वास खत्म हो चुका था। फिर भी हिम्मत मन में बनाया और बना करके हिम्मत हमने गए। जो उन्होंने रिस्पेक्ट किया और रिस्पेक्ट करने के बाद ने उसमें एसडीएम थे तुलसी हाजरा, और वो बात बोलने लगे कि मुख्य धारा में जुटे। तो मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मुख्य धारा क्या होता है, भूत है, प्रेत है, या किस चीज को मुख्य धारा करते, समझ में नहीं था। तो उन्होंने मुख्य धारा में जुड़ने के बाद उन्होंने कहा कि आप रोड का ठेका ले लीजिए, आप रोड बनवाइए। तो हमने उन तीनों पदाधिकारी के सामने रखे कि रोड का ठेका ले लेने से ही मुख्य धारा हो गया, तो आप इस जब काम करने लगिएगा तो फिर वहां जा नहीं पाइएगा।
तो बोले कि ये तो सर ऊपरी आवरण से आप बोल रहे हैं, जिनके दिल और दिमाग में जो ठन गया है, जो विचारधारा घुस गया है, उसको आप नहीं निकाल सकते। और हम ये ठेकेदारी पटदारी नहीं करने आए। अगर आपके पास कोई पक्का रोजगार है और आप चाहते हैं कि रोजगार करें, मुख्यधारा नहीं, आप ये रोजगार करें, इसको नौकरी दे, रोजगार दे, तो आप वैसा काम अगर आपके पास है तो किया जाए, अन्यथा हम ठेकेदारी करने नहीं चल रहे और न ठेकेदारी करते हैं। इसलिए तो क्यों? क्योंकि इसमें खुद भ्रष्ट है, हमसे खुद बर्दाश्त नहीं होगा। कमीशन आप लोग कमीशन की बात हर जगह करते हैं और कमीशन हम दे नहीं पाएंगे, और जब उनसे बात उलझेगी तो फिर आप कहिएगा कि ये एमसीसी का आदमी है, इन्होंने सरकारी कार्य में बाधा पहुंचाया, इसलिए इनको फिर बंद कर रहे हैं। इससे हम इस सब काम से दूर रहते हैं। तो उसी समय एक पीडीएस का दुकान उन लोगों ने दिए, तो उस समय भी पीडीएस के दुकान में चल रहा था कमीशन का। लेकिन हमको से उस समय एसडीएम थे और सारे पदाधिकारी थे, तो उन्होंने माना कर दिया था कि इनसे कमीशन नहीं लिया। कुछ दिनों तक कमीशन नहीं लिया गया और अभी तक 2022 तक कमीशन नहीं लिया। करिश्मा भ्रष्ट पदाधिकारी एसडीएम आई और उन्होंने कमीशन और पैसा के चलते हमको बहुत तंग की, बहुत जलील की। आकर के सारा चीज ठीक ठाक रहते भर में भी उन्होंने लिखे कि इन्होंने कम खाद्यान्न दिया, और जो व्यक्ति से पूछा गया उससे पूछा भी नहीं गया, तो पैसा के चलते उन्होंने किया। और जब उन्हें इसी व्यवस्था ने जब खारिज अनुज्ञप्ति हमको कर दिए, तो हमने जिला पदाधिकारी एडीएम के जिला पदाधिकारी के यहाँ हमने आवेदन दिया। उन्होंने केस को देखने के लिए एडीएम साहब को जिम्मेवारी दी, मैंने वो केस को देखेंगे। उन्होंने उनके कोर्ट से हमारा न्याय मिल गया, पूर्ण बहाल हो गए। इसके बाद भी सालों साल तक पैसा के लिए उन्होंने तंग किया। अच्छा, मेरा एक सवाल रहेगा, आप पीडीएस का काम कर रहे हैं, मेरा एक सवाल रहेगा आपसे कि जैसे कि आप समस्याएं थी, आप एमसीसी में चले गए, फिर एमसीसी फिर बाहर भी आ गए, आप जेल चले गए, फिर जेल जाने के बाद बीमार थे तो दोबारा नहीं गए। एक पीडीएस दिया सरकार ने आपको, आप रोजगार चला रहे हैं। अभी इसी तरीके से भारत सरकार, अमित शाह ने कहा है कि अच्छा एमसीसी जो है पार्टी यूनिटी, एमसीसी और पीपुल्स वार जो आंध्र प्रदेश, तीनों मिलाकर बनाया है 2004 में एक नया पार्टी सीपीआई माओवादी। तो हालांकि पीयू पहले हो गया था मर्ज, तो पार्टी, हाँ जी हाँ, तो उसके बाद जो मर्ज हुआ था, तो उस मर्ज को तो आपने देखा है। इसके बाद अभी एक चीज़ दिख रहा है कि बड़े पैमाने पर माओवादी लोग जो है वो इसी तरह से रोजगार पाने के लिए राइफल लेकर के जो है वेणुगोपाल रुपेश के नेतृत्व में जो है सरकार के पास गए हैं। तो वो क्या चीज़ दिख रहा है, वो कितना क्या सरकार उसको देगी या क्या दिख रहा है उसके आपको? मुझे अपने से अनुभव हो रहा है जी, और ये अनुभव मनुष्य के अंदर में और जो समाज के बारे में सोचते हैं, या जो इस तरह का जो हो रहा है, अभी जो लड़ रहे हैं जल जंगल जमीन की बात, पहले यहाँ लड़ाई जो मध्य बिहार में और बिहार में मैदानी क्षेत्रों में एमसीसी के नेतृत्व में हो रहा था, वो हो रहा था सही किसानों के हाथ में जमीन चाहिए और क्रांतिकारी किसान कमेटी के हाथ में राजनीतिक हुकूमत चाहिए। इसके तहत संघर्ष यहाँ पर शुरू हुआ और इसको पार्टी यूनिटी भी माना है। और अभी जो पार्टी तो अब बड़ी बन गई है, जब सारे पार्टी जो कम्युनिस्ट पार्टी जो ग्रुप में थे, नवा कोई एमसीसी, पार्टी यूनिटी या पीडब्ल्यूजी और वगैरह वगैरह जो ग्रुप में चल रहे थे, उन लोग ने का आह्वान किया और उन लोग ने मोर्चा बनाया और मोर्चा बना करके नामाकरण दिया सीपीआई माओवादी। तो अभी के परिस्थिति में हम देखते हैं या सरकार को, अच्छा सीपीआई माओवादी पार्टी है या मोर्चा? नहीं, पार्टी है, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया माओवादी, कम्युनिस्ट पार्टी इंडिया
माओवादी। अभी आपने कहा ना कि मोर्चा बनाया, बोला कि फिर मोर्चा होगा, नहीं, पार्टी है कोई। पार्टी है। उन्होंने तो CPI माओवादी लिखते हैं, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया। तो देखिए एक चीज है कि यहाँ का जो हम पूरे भारत के पटल पर अगर देखा जाए तो जो हक और अधिकार की बात करता है और वो शस्त्र जो बोलते हैं या लोग को भ्रमित किया जा रहा है कि माओवादी लोग मार काट, हिंसा, तोड़ फोड़, आगजनी तमाम चीज करते हैं और मूड़ी काट देते हैं। बेगुनाह जो बेकसूर लोग को भी मार काट देते हैं। यहाँ तक भी सुनने में आता है पेपर माध्यम, जो यहाँ का जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, ये सारे लोग हैं कि महिला को भी मार दिया, बच्चा को भी मार दिया, ये सारा चीज आ रहा देखने के लिए। लेकिन माओवादी सिद्धांत ये नहीं बताता है कि किसी को निर्मम पूर्वक हत्या कर दिया। और ये लोग माओवाद के लेकर के विचारधारा को चल रहे हैं। तो माओवाद का लाइन जो है रेड बुक या उसका 4-5 वॉल्यूम है, 1, 2, 3, 4, 5, उसको पढ़ने से स्पष्ट होता है। और उसके लाइन पर जो क्रांतिकारी माओवादी अभी जो हैं वो ऐसे करने के लिए हरगिज नहीं इजाजत देते। जो उसमें जो लोग, जो स्वार्थी लोग घुसे हुए हैं, जो अपने आप को क्रांतिकारी समझते हैं और अपने आप को बहुत बड़ा लड़ाकू समझते हैं, अपने आप को देश के जनता को दिखाते हैं कि वो बहुत पुलिस को मार रहे हैं, काट रहे हैं, बहुत बड़ा बहादुर। ये चीज़ करने का माओवाद में नहीं है। माओवाद ये है कि हम वैचारिक संघर्ष गुणात्मक परिवर्तन करते जाएंगे और उसके संदर्भ में जो आएगा उसको विचारधारा के जरिए हम समस्या को पाटेंगे, अंतर्विरोध को पाटेंगे। माओ से तुम लिखते हैं कि किसी भी देश में क्रांति करने के पहले 3 जादूगिरी हथियार की जरूरत है। वो जादूगिरी हथियार में राजनीतिक, सांस्कृतिक, सामरिक सब। तो ये चीज, तीनों चीजें जब तक, ये जादूगिरी हथियार और एक कम्युनिस्ट पार्टी की जरूरत है, ये जब निर्माण नहीं होगा तो किसके अधीन आप संघर्ष करेंगे। और माओ ने लिखा है कि हम बंदूक से वार नहीं करते, हमको जब बाध्य किया जाता है, हम पर जब लगातार निरंतर आम जनता पर दमन उत्पीड़न चलता है और हमको बार बार मारा जाता है दुश्मन के प्रति या स्टेट से, या जो संशोधनवादी जो पार्टियां हैं, जो चुनाव में जो पार्टी, जो सरकार है, वो बराबर हमको मारते हैं, हमारे जनता को, गरीब को मारते हैं, तब हम बाध्य होकर के हथियार का इस्तेमाल करते हैं। तो अभी जो सरकार अमित शाह बार बार कह रही है कि 31 मार्च 26 तक माओवाद को भारत समाप्त कर देंगे, और वेणुगोपाल जी ने भी कहा कि गलती हुई परिस्थिति में जो है हम अब हथियार नहीं उठाएंगे, हम जो है अब विचार से ही चीज़ों को हल करेंगे। तो मुझे लगता है कि ठीक कर रहे हैं वो, विचार से हल करने की दिशा में। नहीं, क्या विचार, वेणुगोपाल और उपेश दोनों का आ रहा है और उसका समर्थन में वहाँ का छत्तीसगढ़ का सरकार, भाजपा सरकार, विष्णु देव जी मुख्यमंत्री, गृह मंत्री विजय सिन्हा और केंद्र में अमित शाह की सरकार। तो इन्होंने एक चीज देखेंगे कि वेणुगोपाल बोल रहे हैं कि हम शस्त्र को रख करके हम संघर्ष करें। अच्छी बात है, रखना चाहिए। लेकिन अब वेणुगोपाल से सवाल है कि वो बोल रहे हैं, वेणुगोपाल और उपेश की अभी के परिस्थिति जो है वो सशस्त्र संघर्ष करने का अनुकूल नहीं है। तो वहां की सरकार और वहां का जो भी जो है, तो मैं वेणुगोपाल और उपेश जी से पूछना चाहता हूं कि कौन से परिस्थिति वाद किया कि जो आपने सशस्त्र संघर्ष को विराम दिया, और अब बोलते हैं कि हम सरेंडर भी नहीं किए हैं, हम पूर्णावास नीति के, जो सरकार का पूर्णावास नीति के तहत भी हम नहीं हैं। तो कौन सा आपका नीति है? वहां के सरकार को भी पूछना चाहिए, वहां का भी आला अधिकारी को भी सवाल खड़ा करनी चाहिए कि आखिर अब कौन सा नीति। सरकार भी वेणुगोपाल और रुपेश भर से
वहाँ की सरकार दोनों अर्ध माओवादी हैं, अर्ध माओवादी हैं। क्यों नहीं पूछ सकते हैं कि आप जो हमारे जो पूर्व से चलाया जा रहा है पुनर्वास नीति, आप सरेंडर भी नहीं कर रहे हैं, कह रहे हैं करने के लिए, तो कौन सा नाम दे रहे हैं? जो पूरे वायरल कर रहे हैं वेणुगोपाल और रुपेश लिख रहे हैं, हेल्पलाइन जारी कर रहे हैं कि जो भी जंगल झाड़ में जो भी माओवादी का कार्य करता है दस्ता है, इस नंबर पर संपर्क करें, आकर के सरेंडर करें। अच्छी बात है, सरेंडर करें, लेकिन मेरा पूछना है कि कल आपका कौन सा परिस्थिति था शस्त्र संघर्ष करने का? आज कौन सा परिस्थिति आ गया कि जो आप बोल रहे हैं कि शस्त्र संघर्ष करने की जरूरत नहीं है, ये अनुकूल परिस्थिति हमारे लिए नहीं है? तो उस अनुकूल परिस्थिति का तो नामकरण करेंगे ना, नामकरण होने नहीं चाहिए, बिल्कुल है? तो वो नामकरण भी नहीं कर रहे हैं, तो वहां का प्रशासन का भी भेग में रख रहे हैं, वहां का सरकार के भी भेग में रख रहे हैं, और हिंदुत्व ब्राह्मणवादी का जो ब्राह्मणवादी जो फांसीवाद जो है और ब्राह्मणवादी नीति के तहत वहां के सारे को पूरे देश के जनता आवाम को बेवकूफ समझ रहे हैं, या हम धूर्त बना रहे हैं, मूर्ख बना रहे हैं। नामकरण तो करना होगा। कल आपके पास कौन सा परिस्थिति था कि आपने सशस्त्र संघर्ष कर करके जो गरीब ये फौज में कौन जाता है? मैं पूरे हिंदुस्तान के अवाम से पूछना सवाल है मेरा कि अभी तक देखा गया है कि कोई भी अमीर घर के लड़के फौज में भर्ती नहीं हुए। अगर हुए हैं तो अच्छे पोस्ट पर हैं और अच्छे पदाधिकारी हैं, आईपीएस आईएएस में जाते हैं। लेकिन किस गरीब घर के लड़के बहाल हो रहे हैं, गरीब घर के लड़की बहाल हो रही है और वो जंगल में जाकर के खोज के मार रही है माओवादी लोग के, उसमें आदिवासी लोग भी, गरीब भी लोग भी मारे जा रहे हैं, जो डीआरजी में भर्ती हो रहे हैं, डीआरजी में भर्ती हो रहे हैं। तो वेणुगोपाल और रुपेश जी, ये सवाल उनसे मेरा है कि आपने किस परिस्थिति में आप सरेंडर किए? तो आप कुछ बताइए। आप रामनवमी के चादर ओढ़ने से और रामनवमी का चादर ओढ़ करके माल मारने से अब काम नहीं चलेगा। आपको बोलना ही होगा कि परिस्थिति के चलते, अब भारतीय क्रांति परिस्थिति के चलते हमने हथियार रखा है। हथियार का परिस्थिति का खाली बोल रहे कि अब परिस्थिति अनुकूल नहीं है। कौन सा आपका भाई परिस्थिति अनुकूल किया कि आप सरेंडर कर रहे हैं? सरेंडर किया ठीक है, कोई दिल्ली जा रहे हैं या कोई छत्तीसगढ़ से दिल्ली आ रहा है, कोई बीच में उतर जा रहा है, वो कोई क्रांति, कोई लेख, कोई दावत नहीं है। क्रांति एक फूल के कांटा है, इसमें दुख ही दुख है, कष्ट ही कष्ट है, कोई लेख और नहीं है। क्रांति जो बोलते हैं लोग, क्रांति एक लेख नहीं है, एक फूल के सेजिया नहीं है, एक कांटा ही कांटा। अभी लेकिन एक सवाल है कि मैं पूरे हिंदुस्तान के अवाम, माँ बहनों का भी हम सलाम करते हैं। इसलिए सलाम करते हैं कि गरीब के बच्चे फौज में जाते हैं, वो माओवादी के हाथ में मारे जाते हैं। और कल तक वेणुगोपाल वहाँ का ग्रामीण, वहाँ का बुद्धिजीवी, वहाँ का प्रगतिशील जो आरोप लगा रहे थे कि हम ये हमारा मुखबिरी कर रहा था, इसलिए ग्रामीण को हमने मार दिया या नरसंहार कर दिया, पुलिस को उड़ा दिया। तो कल तो आप पुलिस को उड़ा रहे थे साहब। आप इतने दिन से जब लिखते हैं कि हम 34 साल, 4 दशक या 5 दशक से हम माओवादी संगठन में नेतृत्व कर रहे थे, तो ये पहले क्यों नहीं सवाल आया आपका नेतृत्व कर रहे थे तब? चारू मजुमदार ने कहे थे कि भारत अग्नि गर्भ है, यहाँ सिर्फ माचिस मारने की जरूरत है और क्रांति हो जाएगी। लेकिन ये उनका जो कथन था ये गलत हुआ। तो अगर उस चीज को अगर मानते हैं तो वेणुगोपाल को आज बुझाया, आज ही दमन हो रहा था। एक चीज बोल सकते हैं कि पूरे हिंदुस्तान में जो नक्सलवाद पर विश्वास करते हैं या लेफ्ट पर विश्वास करते हैं या लिखते हैं या बोलते हैं या हम लोग हैं, वेणुगोपाल बोलते हैं। तो आज नई बात है
नक्सलियों के ऊपर दमन उत्पीड़न, आम जनता पर दमन उत्पीड़न। इसका उदाहरण चीन इतिहास, पहले वहां क्रांति शुरू हुआ और सबसे पहले सोवियत संघ आजाद हुआ लेनिन के नेतृत्व में, इसके बाद हुआ चीन। इसके बाद जब हिंदुस्तान में जब केसी, अमोल सेन, चारू मजूमदार के नेतृत्व में नक्सलवाड़ी सीपीएम बना, मार खाए, यहाँ तक कि पश्चिम बंगाल में महिलाओं के और युवतियों के पेशाब के रास्ता में अंडा उबाल करके डाला गया। तो यहाँ है, उनके दिमाग में था ब्राह्मणवादी विचारधारा से लैस थे, ग्रसित थे, हीरोवाद उनमें झलक रहा था और वो जान रहे थे कि हमारा पहचान ऑल इंडिया में नहीं बनेगा, इस पार्टी के जरिए हमारा ऑल इंडिया में पहचान बनेगा और हम एक आम पूरे देश के जनता और सरकार को धोखा दे करके हम बहुराष्ट्रीय कंपनियां बनेंगे और बहुराष्ट्रीय कंपनियों के साथ हम होकर के भोग और विलासिता में हम संलिप्त रहेंगे। अच्छा, तो दिखा रहा है। तो आखिर आप ही बता सकते हैं, कल है आप जो मार रहे थे, जो हमारे देश के नौजवान लोग 75, 70, 20, 25 के संख्या में जो पुलिस भाइयों पर जो वार कर रहे थे, मार रहे थे, उस दिन आपका कहाँ रणनीति था? उस दिन तो भी विरोध होनी चाहिए, उस दिन तो भी आपके मन में विचार आना चाहिए कि हमारे देश के नौजवान जिसका मांग उजड़ गया, जिसका बेटा चला गया, जिसका भाई चला गया, जिसका फूफा, चाचा, मौसा, मौसी चला गया, जिसका शादी हुआ और वो बर्बाद हो गए, उनको क्या हालत? वो देश के जनता नहीं है, वो देश के जनता के अंदर में कटकरी में नहीं आते हैं। उन बहनों के क्या हाल हुआ? और वहां की सरकार यही चाहती है और भाजपा सरकार यही चाहती है कि पहले माओवादी बन जाए, लोग माओवादी बने, मारे और हम अपना राजनीति वसूल करें, हम सरकार में जाएं। जो हमारी लड़की है और हम एक सीआरपी या जो सेना के लोग जो है, आरपीएफ, जो एसटीएफ, आईटीबी, हम लोग चाहता है कि बेटी को शादी हम कर रहे हैं, सुख सुविधा हो, नौकरी में मिल गया, रोजगार मिल गया, अच्छा से इसका जीवन पार से चले। बेटा का संपत्ति है, बेटा इतना में जगह है, जमीन है, अपना कमा खा लेगा। बेटी को एक बार दे करके शादी ब्याह कर लेते हैं, इसके चलते शादी गार्जियन जो लड़की के बाप होता है वो सोच करके करता है। तो आप इतना को विधवा बना दिए, इतना को आप मांग धो दिए, इसका जिम्मेवार कौन? और आपको लाल कालीन पर स्वागत किया जा रहा है। अब किस गद्दारी का पहचान देंगे और किस क्रांतिकारी का पहचान देंगे? कल तक आप बसव राजू को मार करके गिरा दिए, मुठभेड़ में मारा गया और 10 दिन 1 महीना के बाद वहां का जो एक आईपीएस अफसर को ब्लास्ट में उड़ाया गया। क्या उनकी गिरकुंजे साहब नाम था, जो भी नाम है, गिरकुंजे साहब, क्या उनको पढ़ाने में उनका माता पिता भाई को कितना दर्द हुआ होगा और कितना खर्चा हुआ होगा? तो आप पहले साहब बोलते हैं कि माओवादी बनो और माओवादी बनो, उसका संरक्षण अंदर में हम देंगे और इसके बाद तो पुलिस वाले को मारो और अफसर को मारो, इसके बाद हम तुमको लाल कालीन पर बिछा करके स्वागत करेंगे। कौन सा नीति है? क्या सरकार इसमें जो एक चीज है कि जब वेणुगोपाल पर निकले पार्टी से बाहर, तो वेणुगोपाल माफ़ी मांगे कि हमसे गलती हो गई, हमसे अपराध हो गया, हमको माफ़ कर दीजिए। और उसका हथियार जो था, हथियार पार्टी का जो था, जमा किया सरकार के पास में। 300 लोग भी जो लगभग भी गए। तो उन्होंने गलती किया था, गलती मान लिया वापस, तो फिर क्या दिक्कत है? ठीक बात है, गलती उन्होंने मान लिया और उनको माफ कर दिया गया। लेकिन आज जो नक्सली या नक्सली संगठन के नाम पर या नक्सली के नाम पर जो जेल में बंद है, महिला, नौजवान, नौजुवती, जज के सामने या सरकार के सामने गलती गच ले तो उसको माफ कर दिया जाएगा। ये सरकार दुरांगी नीति क्यों? ये व्यवस्था दुरांगी नीति क्यों? ये कानून दुरांगी नीति क्यों? हम भी माफी मांग लेते हैं। हमको क्यों 2 साल जेल दिया गया? हम भी माफी मांग लेते हैं। हम भी
खुलेआम कल हथियार उठाते हैं और माओवादी लोग के साथ जाएंगे जंगल और पहाड़ में, मारेंगे, उड़ाएंगे, और कल हम ये बोलेंगे माफी मांग ले, हम तो माफ कर दीजिएगा। तब तो आप कानून को भी नहीं मान रहे हैं साहब। कानून जो भारतीय संविधान है उस कानून को भी आप नहीं मान रहे हैं, और नहीं भारतीय संविधान को कभी आपने उसका मर्यादा दिया। ये तो मर्यादा विहीन है। सही बात है, आपके बात से हम सहमत हैं, आपके बात से हम सहमत हैं कि माफी मांग लिए, और लोग जो जेल में है वो भी माफी मांग लेना छोड़ दे। हाँ, यही बात हुई है, यही बात हुई है पत्रकार साहब में कि ये लोग भी माफी मांग लेंगे और जल्द से रिहा हो जाएंगे। लेकिन अभी दो घटनाएं घटी है जिसमें कि एक, लेकिन ये आपसे सौरभ जी कहेंगे, विजय सिन्हा जी जो गृह मंत्री हैं उन्होंने बोला है क्या कि हम तो नहीं कह सकते हैं, ये मामला कानून का है, इस पर हम ज्यादा टीका टिप्पणी नहीं कर सकते। ये रुपेश का बयान जो आया है और कोई पत्रकार जो बयान ले रहे थे उस समय की बात है कि ये कानून का मामला है, हम उस पर ज्यादा कुछ नहीं कर सकते। तो कहने से क्या होगा साहब? एक चीज़ और रहा, जब वेणुगोपाल हथियार रखे हैं तो पार्टी जो सीपीआई माओवादी थी जिसके महासचिव देव जी बनाए गए हैं, तो उन्होंने जो है इनको धमकी दिया है कि आप जो है मतलब आपको मार देंगे। ये तो हम नहीं बता सकते हैं कि देव जी कौन है, ना हम जानते हैं न पहचानते हैं। हम जानते हैं न पहचानते हैं कि देव जी कौन है और कौन महासचिव है, और वेणुगोपाल और रुपेश जी के कौन धमकी दे रहे हैं ये भी नहीं जानते हैं। हो सकता है कि देव जी और गोपाल जी और इनके जो कुछ गुर्गे छिपे हुए हैं वो भी लेटर पैड पर लिखवा करके सरकार के सामने पेश कर रहे हैं कि हमको माओवादी लोग मारने के लिए धमकी दे रहा है। वहां तो माओवादी है ही नहीं है, जगदलपुर, छत्तीसगढ़ या कहिए बस्तर में या भुजबड़ में तो माओवादी है ही नहीं। तो वो भी शक के घेरे में है कि वेणुगोपाल का भी तो चाल नहीं है। लेटर पैड तो उनसे तो नहीं लिया गया है, उनके और जो शीश चेला चूटरी है ना उनसे भी लिखवा करके दे सकते हैं। इनका क्या सरकार के पास कोई पॉजिटिव सबूत है? हम भी लिख के दे सकते हैं हैंडराइटिंग से, क्या सबूत है? तो क्या लगता है कि अमित शाह का जो प्लान था कि 31 मार्च 26 तक माओवाद भाग समाप्त हो जाएगा, तो और वेणुगोपाल ने भी सरेंडर किया, 300 लोगों ने सरेंडर किया, जो कुछ बचे छिपे हुए हैं वो लोग भी आप सरेंडर कर देंगे, तो खत्म हो जाएगा पार्टी सीपीआई माओवादी 31 मार्च 26 तक? नहीं, वो जो डीड किए हैं अमित शाह कि हमने डेट किए हैं कि 26 मार्च तक समाप्त हो जाएगी, 31 मार्च 2026 तक, मुझे लगता नहीं है कि ये समाप्त होगा। क्योंकि आपका अगर देखेंगे अमित शाह जी हमसे तो भाई मैंने बहुत बड़े राजनीतिक विद्वान भी हैं, और विद्वान इतने बड़े विद्वान हैं कि खुद अपने भाषण में वो बोलते हैं कि 12वीं इंटर करके आओ तो एलसीडी देंगे या लैपटॉप देंगे। तो ऐसे समझा जाए कि कितना वो है तार्किक और नेता है। लेकिन खैर भी सत्ता में है तो उनको हम मान सम्मान करते हैं। लेकिन ये कहाँ ही कर रहे हैं, छत्तीसगढ़ में मार देने से या सरेंडर कर देने से माओवाद खत्म हो जाएगा। तो हाल फिलहाल में जो न्यूज में आया है और जो सरकार बोली, असम में, पश्चिम बंगाल में, झारखंड में, बिहार में, जो 4-5 जिला में जो राज्यों में जो बंद का आह्वान किया गया, उसमें तो देखा गया, मीडिया से हम लोग जाने, खबरों से जाने कि वहाँ जो बाजार था वो सनसनाटा था, बंद संपूर्ण सफल हुआ। साप्ताहिक जो शहीदी साप्ताहिक मनाए उसमें भी काफिला वीडियो वायरल हुआ। तो छत्तीसगढ़ से मार देने से और सरेंडर कर देने से, वेणुगोपाल और रुपेश को सरेंडर कर देने से मैं नहीं समझता हूँ कि ये माओवाद हिंदुस्तान से समाप्त हो जाएगा। तो क्या करना पड़ेगा अमित शाह को कि माओवाद समाप्त हो जाएगा भारत से, या क्या करें? वो ये वही पूछ रहे हैं कि हम क्या दें आपको जो कि आप हथियार छोड़ दीजिएगा, माओवाद समाप्त हो जाएगा? क्या सुझाव लगता है आपको? मेरा कहना है कि उन्होंने किस उम्मीद से पूरे भारतीय नागरिक के जनता को
किस उम्मीद से उन्होंने बोला था कि 26 ड्यूड तय किए थे कि 2026 31 मार्च को हमने पूरे हिंदुस्तान से उनका भाषण भी सुने हैं और पार्लियामेंट में भी उन्होंने भाषण दिया है। वो छिपे के बाद नहीं कि कौन सा इनका उपयोग या खुफिया विभाग या पदाधिकारी का वहाँ कौन सा ऐसा मंत्र है कि जो उन्होंने किस ड्यूड से इन्हें तैयार किया था। तो अपने आप सोचे कि हम बोलने के पहले किस ड्यूड से तैयार किए थे, किस रजिस्ट्रार से और किस से हम केवाला करवाए हैं भाई कि 2026 31 मार्च को हम आवाज समाप्त कर देंगे। मुझे तो लगता है कि नहीं होगा। और कितनों भी प्रलोभन देंगे तो प्रलोभन में सक्सेस नहीं होंगे। अगर प्रलोभन देना है तो ये बताइए कि नक्सलवाद को आप प्रलोभन दे रहे हैं तो हमारे बच्चे भी और सारे देश के बच्चे जाकर के छत्तीसगढ़ में चला जाए, पहले माओवादी बन जाए, इसके बाद आ जाए नौकरी ले ले 10-12 हजार का और जीवन भर खेपते रहे उसी में। दे सकेंगे वो नौकरी? अरे तो पहले ही मोदी जी बोले थे कि हम प्रति वर्ष 125 करोड़ हम नौकरी देंगे, 15 लाख रुपया देंगे। कहाँ दिए? कहाँ दिए? उनका कहाँ चला गया? अभी तो पूरे हिंदुस्तान में अगर कहा जाए और डबल इंजन के सरकार बिहार में भी है। 40 साल से सबसे पहले रोहित जी ये बात है कि शिक्षा सबसे जरूरी चीज है और शिक्षा जिनके पास है वही कुछ कर सकते हैं, रोजगार भी कर सकते हैं, बिजनेस भी कर सकते हैं, नौकरी भी कर सकते हैं और कुछ सोच समझ भी सकते हैं। गलत और सही का जब शिक्षा नहीं रहेगा तो गलत और सही का दिमाग में उनको सही विचार आएगा भी नहीं, ये पूरे लोग जानते हैं। लेकिन आप शिक्षा के अगर लिया जाए तो मोदी जी आए हुए थे यहाँ उत्तर प्रदेश में, जो उनका चुनाव जो जहाँ से जीते हैं वहाँ से उनका कुछ कार्यक्रम था बनारस में। तो बिहार से वित्त रहित शिक्षक सारे लोग झंडा पतंगा लेकर के गए और उनको स्मारक पत्र दिए कि हम लोग 40 साल से हाई स्कूल और इंटर कॉलेज और डिग्री कॉलेज में हम कार्यरत हैं, पढ़ा रहे हैं और आपके जो सरकारी नियमानुसार हम लोग बहाल हुए हैं और हम लोग कभी भी वित्त रहित में रखा गया है और नहीं तो हम लोग को खाने के लिए सही से दिया जा रहा है और नहीं तो हमको मानदेय किया जा रहा है और नहीं हमको शिक्षा परीक्षा के उपयोगिता और विद्यार्थी की उपयोगिता के अनुसार हमको अनुदान भी नहीं मिल रहा। 2017 से बाकी अनुदान है उनके लिए। दशहरा, दिवाली, होली, छठ सब चला गया। कहाँ है भाई? आप इसको दे नहीं रहे हैं, आप इससे काम ले रहे हैं और एक तरफ कर रहे हैं कि हम क्या करें कि हम ये लोग माओवादी खत्म हो जाए। कैसे खत्म होगा? कैसे खत्म होगा? 5 केजी अनाज जो आप दे रहे हैं और आपका पदाधिकारी यहाँ क्या डिक्टेटरशिप चला रहे हैं। 5 केजी अनाज प्रति व्यक्ति से, एक व्यक्ति को 30 दिन होता है, कोई महीना में 28 दिन 29 दिन भी होता है। फरवरी 28 और 29 के भी लगता है, 30 और 31 का महीना लगता है। एक व्यक्ति 5 केजी अनाज कई दिन खा के जिंदा रह सकता है? जोड़ लिया जाए कई दिन खा के रह सकता है। बिल्कुल आप उसको भी कमाने से वंचित कर रहे हैं। उसमें भी आप लिखे हैं कि गुणवत्ता चावल हम दे रहे हैं, पौष्टिक युक्त हम चावल दे रहे हैं जिससे कुपोषण का शिकार नहीं हो, कोई बीमारी से वो ग्रसित न हो, उसे हम चावल दे रहे हैं। लेकिन आज मेरा दावा है और मैं कहना चाहता हूं इस चैनल के माध्यम से कि जितने भी जो सप्लाई में हो रहा है चावल है, एक भी गुणवत्ता चावल है, एक भी गुणवत्ता गेहूं। कई एक सालों से इनके गोदाम में पड़ा हुआ चावल, मिलर जो चावल खाने युक्त नहीं है उसका लाभ उठाता है और मार्केट में बेचता है और वो राइस मिल वाले लोग वही चावल को खरीदते हैं सस्ते कीमत पर और सरकार से 35 रुपये कुछ पैसे चावल का दर को पैसा भंजाते हैं। संलिप्त हैं। और जो पूछा जाता था अभी अपने चैनल के माध्यम से कई
जो ये जरूरी चीज है, भोजन, आवास, दवा, ये मनुष्य को जिंदा रहने के लिए 3 चीज जरूरी है। आप भी विजिट कर सकते हैं, आप भी अपने चैलेंज के माध्यम से कवर कर सकते हैं किस गोदाम में कैसा चावल आया है, कितना दिन का चावल आया है। दवा का एक्सपायरी डेट हो सकता है, पानी का एक्सपायरी डेट हो सकता है, किसान का गेहूं एक्सपायरी हो सकता है, मसूरी एक्सपायर हो सकता है, क्योंकि देखता है कि घुन गया, आपके रखने का कोई व्यवस्था नहीं, घुन गया, उसका एक्सपायर कर गया। लेकिन आपके चावल पर है एक्सपायरी डेट, अगर है भी एक्सपायरी डेट तो उसी को चला रहे हैं एक्सपायर, तब तो जानबूझ के पूरे हिंदुस्तान के मार रहे हैं। बिल्कुल। इसमें कहना चाहते हैं कि भ्रष्टाचार है काफी ज्यादा, तो भ्रष्टाचार रहेगा तो फिर माओवाद कैसे खत्म होगा? भ्रष्टाचार अभी हर जगह पर, और देखा जा रहा है कि जो एक मार्केटिंग अफसर है, एक एसडीएम है, वो बोलते हैं कि हमने 60 लाख, 40 लाख, 50 लाख दे करके कैबिनेट मंत्री को निकले हैं लाइन ऑर्डर में। तो क्या हम घर से दिए हैं कि हम आप लोग से वसूलेंगे? कहीं कहीं 100 रुपये क्विंटल कमीशन है। इस चैनल के माध्यम से हम सारे पदाधिकारी को भी अवगत कराओ, बोल्डली बोलना चाहता हूं कि 70 रुपये कमीशन, 35 रुपये कमीशन क्विंटल पर, 100 रुपये कमीशन क्विंटल पर। चावल है 50 के बैग है और आपका एजीएम और डीएसटी लाद दे रहा है, जो बोरा 45 ठर रहा है, 48 ठर रहा है, 46 ठर रहा है, वो कहां से मेंटेन होगा? कमीशन नहीं देने पर पदाधिकारी का जांच होता है, पदाधिकारी का जांच होता है और लिखते हैं कि गुणवत्ता चावल आपका गोदाम में नहीं पाया गया, इसलिए आप पर स्पष्टीकरण कारण पीछा जमा करे। तो मैं पदाधिकारी और सरकार से पूछता हूं, और ये केंद्र के सरकार से, कि डीलर के यहाँ खाद्यान्न उपजता है या आप दिए हैं उसको सुरक्षित रखने के लिए, कि आपके गोदाम से काला जहर आ रहा है, आपके गोदाम से, आपके गाड़ी से अब आपने भेजवा रहा है काला जहर को? अगर नहीं है तो आप खुलेआम अपने स्तरीय जो अच्छे जांच करवा लिया जाए कि कै % वो खाद्यान्न जो हम दे रहे हैं से लाभुक खा रहा है। मतलब 5 किलो जो चावल गेहूं दे रहे हैं ये गवर्नमेंट, इसका ढिढरा पिट रही है, वो भी लोगों को ठीक से नहीं मिल रहा है, नहीं मिल रहा है, वो भी ठीक से मिल रहा है, गुणवत्ता पूर्ण भी नहीं मिल रहा है, नहीं मिल रहा। देखिए कहीं भी गोदाम में किसी भी विक्रेता के यहाँ जाइए, या जो उनके जो सरकारी गोदाम है जिला के हर ब्लॉक स्तर पर, उसका एक आधार कवर कीजिए और देखिए गेहूं और चावल का गुणवत्ता क्या है। ढिढोरा पीट रहे हैं कि हम गुणवत्ता चावल दे रहे हैं, 5 केजी अनाज मोदी जी दे रहे हैं, क्या तमाशा बना कर रख रहे हैं, क्या चीज हो रहा है? आप कमीशन नहीं देंगे तो मोदी जी बोले हैं कि 2047 ईस्वी में जो है ना, भारत सोने का माने सुंदर बन जाएगा। कभी नहीं, लूट का सोना बनेगा। पहले एक ईस्ट इंडिया कंपनी लूटता था, आज कई एक ईस्ट कंपनी वैसे इंडिया को लूट रहा है, और वो लुटवाने में माहिर है। हम चैनल के माध्यम से, हम कोई उग्रवादी आतंकवादी नहीं है, लेकिन जो मेरी समझ है, आंख के सामने देख रहे हैं कि लूटा जा रहा है। अच्छा, एक सवाल और रहेगा मेरा आपसे, जैसे लास्ट करते हैं, नेक्स्ट टाइम करेंगे बात आपसे हम। ये आप जब पार्टी में आए थे एनसीसी में, तो किस पद पर थे आप? हम पार्टी में जब आए थे तो हमको स्टूडेंट संगठन देखने का जिम्मा मिला था। अच्छा। रिवोल्यूशनरी स्टूडेंट लीग, और जो हम ये थे तो हमारे जिला स्तर पर सिक्योरिटी का मैंने पदभार दिया गया था। इसके बाद हमें जन सुरक्षा संघर्ष मोर्चा मगध का सिक्योरिटी के पद पर भी मैं काम किया। पार्टी में लोग नाम बदलते रहते हैं, आप किस नाम से जाने जाते थे पार्टी में? हम पार्टी में नाम इसी नाम से जाने जाते थे, अजय नाम से। अजय के नाम से। अच्छा। तो एक अच्छा, कभी लगता है कि आप जिस पार्टी में रहे हैं, लंबा समय व्यतीत किए हैं, उस पार्टी का लोग सरेंडर कर रहे हैं, उस पार्टी के लोग छोड़ कर भाग रहे हैं, तो अब लगता होगा कि आपको एक अच्छी माहौल आने वाला है, अच्छा वक्त आने वाला है, जब पार्टी खत्म हो जाएगी, देश में रामराज आ जाएगा, ऐसा कुछ? देखिए, ऐसा लगता है और उम्मीद भी है, पूर्व के इतिहास सच है, और माओवादी संगठन के अंदर जो
छिपे हुए गुंडे, छिपे हुए जो भोग विलासते वाले लोग, और उसको माओवादी नहीं निकाल रहे हैं, माओवादी उसको साथी मान रहे हैं। अच्छा। लेकिन क्लीन और नीट चिट देने के काम अमित शाह कर रहे हैं, गृह मंत्री विजय सिन्हा कर रहे हैं, छत्तीसगढ़ के विष्णुदेव जी जो मुख्यमंत्री वो कर रहे हैं। जो लोग गंदे लोग हैं वो निकाल करके अपने जगह पर ले आ रहे हैं। तो माओवादी तो और अच्छा बनेगा ही ना, बनेगा ही, बनना स्वाभाविक है। जिस खेत में कचड़ा भर जाए, जिस खेत में निकौनी अगर हो जाता है, जिस खेत से गंदगी सड़ा गला पत्ता निकल जाए, जिससे दूभी घास निकल जाता है, उस खेत में जब तो फसल देखेंगे तो बिना खाद दिए हुए अच्छा उपजता है। तो ये जो मरवाने का काम जो हमारे भारतीय भाई बहनों को जो फौज में जो भर्ती हो रहे हैं, उनको सोचना चाहिए कि ये जो मरवाने के काम जो ये कर रहे हैं, और वहां तो अच्छे लोग होंगे, खत्म नहीं होगा, ये अच्छे लोग और होगा, और माओवादी अच्छे ढंग से डेवलप करेगा। क्योंकि भ्रष्टाचार बढ़ रहा है, लोगों को सुविधाएं नहीं मिल रही है, इसलिए करके जो है माओवाद और मजबूत हो जाएगा। मजबूत हो जाएगा। जिस खेत में कचड़ा और गोबर पड़ता है, उस खेत का फसल अलग होगा, और जिस खेत का रासायनिक खाद है बराबर दिया जाएगा, 2 किलो से 4 किलो 5 किलो 10 किलो, उस खेत का फसल नष्ट होगा और उस जहरीला होगा। तो वहां से तो जहरीला लोग निकाल करके आ रहे हैं बाहर ही, और अच्छे पौधे वाले वहां लोग रह जाएंगे और अच्छा फसल उगेगा। इनको देखना पड़ेगा। और वेणुगोपाल और रुपेश जो अमित शाह विजय सिन्हा को जो दिग्भ्रमित करके वहां के सरकार को रखते हैं कि देश के गद्दार लोग ये गद्दारी के काम कर रहे हैं व्यवस्था के साथ है, और ये बचकाना इनका समझ है। उगेगा, मेरा विश्वास है। हो सकता है कि मेरा सोच गलत भी हो सकता है, हम भाई कम पढ़े लिखे हैं, हमसे और अच्छे लोग पढ़े लिखे विद्वान लोग हैं, लेकिन उगेगा। क्योंकि भ्रष्टाचार है, लोगों की समस्याएं हल नहीं हो रही है। ये थे हमारे साथ अजय जी, और ये जो है पूर्व माओवादी रहे हैं, और बल्कि यूँ कहें कि एमसीसी जब माओवाद नहीं बना था, एमसीसी थी पार्टी, उस दौर में ये काफ़ी सक्रिय थे और काफ़ी मजबूती से लड़े थे। इनके पिताजी की हत्या भूस्वामियों ने कर दिया था, और उनके बदला लेने के लिए जो है जब सरकार के पास गए ये, तो वहाँ पर रिजल्ट नहीं मिला, तो फिर माओवादी के पास गए, यानी पूर्व माओवादी यानी एमसीसी के पास गए, और वहाँ जाकर के इनको न्याय मिला, इसलिए ये माओवादी के साथ में जुड़े। लेकिन जब जेल गए तो इसके बाद से फिर वे अभी वापस पढ़ाई लिखाई भी जो मगध यूनिवर्सिटी तक पढ़ाई लिखाई तो हमारा पार्टी में ही हुआ है। कौन बोलता है कि पार्टी में शिक्षा नहीं है, पार्टी में पढ़ने के लिए सुविधा नहीं है, रात दिन राइफल ढोने पड़ता है, बंदूक ढोने पड़ता है, जंगल पहाड़ में पड़ता है, लेकिन हम तो पढ़े हैं उसमें। मतलब आप ये बोल रहे हैं कि पार्टी ने आपको पढ़ाया है? हाँ, पढ़ाया है। अच्छा, ये भी नई बात है। अरे पार्टी लोग ने लोग को पढ़ाया, लोग पढ़ाती है। हाँ, पार्टी पढ़ा है। हमने, हमारे बाप जब हम उस समय 14 साल 15 साल की उम्र में पास किए होंगे मैट्रिक 10वां, इंटर में हमने एडमिशन कराया। हमारे पास कोई संसाधन उतना नहीं था कि हम डेरा लेकर के पढ़े। जब हम ज्वाइन किए, संपर्क किए, तो हमको पार्टी भेजा पढ़ने के लिए। हमने इंटर पास किया, 2 साल हमने 3 साल डिग्री कोर्स किया, 3 डिग्री कोर्स किया, 2 साल हमने लॉ का पढ़ाई पढ़ाया पार्टी। जब हम वहां से पास किए कॉलेज से रोहित जी, तो हमने विश्वविद्यालय मगध विश्वविद्यालय का हमने फर्स्ट हमारा आया नंबर, तो हमने अप्लाई किया, तो हमारा सिलेक्शन हुआ, हमको एडमिशन हुआ बौद्ध अध्ययन में। हमने पीजी किया है। कौन कहते हैं कि नहीं पढ़ाता है और ये करता है, राइफल ढोवाता है? अच्छा, पार्टी आपको पढ़ाई? हाँ, पढ़ाई है। यही बहुत बड़ी खबर है कि देखिए, लोग माओवादी आरोप लगाते हैं कि स्कूल बंद देते हैं, लोग बच्चे देते हैं पढ़ने के लिए, लेकिन माओवादी इनको पढ़ाया, ये एक साक्षात प्रमाण है। और इस बात को बॉडली महसूस बता रहे हैं कि इनको पार्टी ने इंटर से लेकर के पीएचडी तक पढ़ाया है। और ये एक बड़ी बात है जो अक्सर सरकार छिपा जाती है, और वो बोलती है कि माओवादी विकास के राह में रोड़ा डालते हैं। जो भी हो,
आपने इनसे बात किया और आप इस पर कैसा महसूस कर रहे हैं, और इनके जो सीधे सवाल थे वेणुगोपाल से, अगर वेणुगोपाल इस बात को सुन पा रहे हैं तो भी जवाब दें अगर, तो बेहतर रहेगा। और इसके साथ ही हम सारी चीज़ आप पर छोड़ते हैं, आप क्या सोचते हैं कमेंट सेक्शन में बताएं, और आपके क्या सवाल इनके लिए हो सकते हैं। अगर मैं नेक्स्ट टाइम मिलूंगा तो इनसे फिर मैं बात करूंगा उस सवाल को लेकर के, तो आप वो भी मुझे भेज सकते हैं। इसके साथ ही अपने चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर कर लीजिए और हमसे जुड़े रहिए। इसके साथ ही कहना चाहेंगे कि आप हमारा जो समरभूमि चैनल है इसका मेंबरशिप भी ले लीजिए आप, और एक 89 रुपीज़ का है, एक 159 रुपीज़ का है। इसके साथ ही हमारे चैनल के शुरू में ही, वीडियो के शुरू में ही आप देखेंगे बारकोड था, आप उससे भी हमें सहयोग भेज सकते हैं। इससे हमारी छोटी छोटी मदद हो जाती है, जिसकी वजह से कि हम चीज़ों को संचालित करने में मुझे सुविधा होती है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, धन्यवाद। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।